इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हुए 3 साल हो गए। यानी 8 मार्च को इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक दम एतमाद पेश की गई थी। अप्रैल में उनकी हुकूमत शुरू में गिर गई। तो लगभग 3 साल हो गए। 3 साल के बाद भी अगर आज आप वफाकी वज़रा की बात सुने, नवाज शरीफ की बात सुने, शहबाज शरीफ की बात सुने, मरियम की, बिलावल की, किसी की भी आप बात सुने, तो वो इमरान खान का नाम लेकर रोते रहते हैं। आप तमाम आदाद शुमार उठाएं और जितने भी आंकड़े आप इकट्ठे करें तो आपको पता चलता है कि इमरान खान का दौर मौजूदा दौर से बेहतर था। ग्रोथ भी ज़्यादा हो रही थी, इंडस्ट्री भी चल रही थी, एक्सपोर्ट्स भी ठीक चल रही थी, पाकिस्तान के अंदर महंगाई भी काफ़ी कंट्रोल थी, बहुत सारी चीज़ें। कोरोना के बावजूद पाकिस्तान को जो है वो मईशत को गिरने नहीं दिया इमरान खान साहब ने। कुछ खतरात नहीं थे ऐसे। लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद एकदम पाकिस्तान डाउन गया और इतना नीचे गया कि अब तक ये हुकूमत संभाल नहीं पा रही। और रोज़ाना की बुनियाद पर, चाहे दहशतगर्दी का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, ये हर चीज़ पर इमरान खान का रोना रो रहे हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि 3 साल से ये लोग हुकूमत में, ये किस कदर नालायक होंगे कि 3 साल के बाद भी ये इमरान खान का नाम लेकर रो रहे हैं। इनकी किस्मत में ही रोना है। मैं बताता हूं कैसे। जब ये परवेज मुशर्रफ के दौर के बाद पाकिस्तान वापस आए तो पीएमएलएन को पंजाब में हुकूमत मिली। हम 5 साल देखते रहे कि शहबाज शरीफ रोजाना रोते हैं, नवाज शरीफ रोजाना रोते हैं मुस्लिम लीग काफ का नाम लेकर, परवेज इलाही का नाम लेकर। हालांकि परवेज इलाही ने पंजाब में बेहतरीन वजारत आला अपनी चलाई थी, बहुत सारे ऐसे मनसूबे वो लाए जिनकी आज पंजाब में पहचान है। फिर हमने देखा 2013 में इन्हें वफाकी हुकूमत मिली तो ये रोते रहे 5 साल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम लेकर के पीपल्स पार्टी ने तबाह कर दिया, तबाह कर दिया, तबाह कर दिया, तो ये रोते ही रहते हैं। उसके बाद 2018 में इमरान खान साहब को हुकूमत मिली तो उन्होंने ये जरूर कहा कि मुझे हुकूमत बहुत बुरी हालत में मिली। जनरल बाजवा ने हमें कहा था कि पीएमएलएन की हुकूमत जाते जाते मईशत के अंदर ऐसे गड़े खोद कर गई कि 3 साल तक आने वाली हुकूमत की कमर सीधी नहीं हो सकती थी। और ऊपर से कोरोना भी आ गया। और यह बात मिफ्ता इस्माइल साहब ने जनरल बाजवा साहब को बताई थी। जनरल बाजवा साहब ने बहुत सारे सहाफियों की मौजूदगी में यह बात हमें बताई। अब हुआ यह कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए, बजाय रोने धोने के उन्होंने काम शुरू किया। उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उन पर बहुत तनकीद हुई पहले ही साल में, लेकिन दूसरे साल से उन्होंने मईशत संभाल ली। फिर कोरोना के बावजूद उन्होंने मईशत को उठाया और 2021 में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और 2022 में बहुत अच्छी मईशत, दहशतगर्दी के मामलात हों या जो कुछ भी मुल्क के अंदर हो रहा था, सब कुछ पहले से बहुत बेहतर छोड़कर गए इमरान खान साहब। उसके बाद जनाब दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लाया गया और यह फार्मूला था जनरल बाजवा का। इस हवाले से बहुत सारे गवाह मौजूद हैं कि जनरल बाजवा चाहते थे कि अफगानिस्तान से जो लोग पाकिस्तान से चले गए हैं ऑपरेशंस के नतीजे में, जो अस्करियत पसंद है, उन्हें वापस लाया जाए पाकिस्तान में और बसाया जाए। इमरान खान साहब को उन्होंने कुछ हद तक कायल किया, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है, ये अगर हम करेंगे तो ये पार्लियामेंट इसके ऊपर फैसला करेगी, हम ओपन डिबेट कराते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं, ये बड़ा हसास मामला है, उन लोगों को लाकर अगर बसाना है तो ठीक है, मिलकर इसको काम कर लेते हैं, लेकिन पार्लियामेंट इसके ऊपर बात करेगी। इमरान खान साहब की पार्टी में इसके ऊपर इख्तलाफ हो गया, फिर इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी गई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कहना शुरू हो गए कि दहशतगर्दों को पाकिस्तान बिल्कुल नहीं लेकर आना। इसके लिए जो सबसे ज्यादा आवाज उठाई थी वो एक तो उठाई थी मुराद सईद साहब ने, एक अली जैदी साहब भी इसके खिलाफ आवाज उठाते थे, फवाद चौधरी साहब भी इसके खिलाफ आवाज उठाते थे और शीरी मजारी साहबा भी इसके ऊपर बहुत आवाज उठाती थी, मुझे अच्छी तरह याद है। तो इन लोगों ने बार बार कहा कि दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लाकर ना बसाया जाए, लेकिन यह फॉर्मूला अपनाया गया, दहशतगर्दों को आने दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा की उस वक्त की जो हुकूमत थी महमूद खान की, उन्होंने कुछ हद तक रेजिस्ट किया, लेकिन बदस्तूर दहशतगर्द पाकिस्तान में आना शुरू हो गए पॉलिसी के तहत। मालाकंड और दीर के लोगों ने दबाव डालकर दहशतगर्दों को वापस भिजवाया, लेकिन जो साउथ के इलाके हैं वहां पर दहशतगर्द आ गए और उन्होंने जड़ें पकड़ दी और अब उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। तो ये जब भी इक़्तिदार में आते हैं ना, ये पिछले हुक्मरान की जान को रोते रहते हैं, काम टकेगा नहीं करते, और काम करते हैं तो मेगा प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो सजावट के लिए होते हैं, जो यादगार के तौर पे रखे जा सकते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट लेकर आते हैं जिससे ह्यूमन अपलिफ्ट नहीं होती, यानी इंसानों की तरक्की नहीं होती, यानी ये ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं करते, बल्कि मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। उनमें बड़े बड़े कमीशन भी होते हैं, आपको पता है। बहरहाल इनकी किस्मत में रोना है, ये पहले भी रोते रहे, ये अब भी आपको रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब एक नई खबर आई है नाज़रीन, ये खबर बड़ी मजेदार है, ये खबर देखें आप। खबर ये कह रही है कि जो 190 मिलियन पाउंड जिसका केस चलाया गया इमरान खान साहब पे, बुशरा बीबी पे, और उन दोनों को जनाब गिरफ्तार करके रखा हुआ है जेल में। अच्छा, जेल में उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है कि उन्होंने 190 मिलियन पाउंड की करप्शन की है। अलकादर यूनिवर्सिटी वाला जो केस है, वो यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है, वहां पे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड कौम का इमरान खान ने लूट लिया अपनी बीवी के साथ मिलकर, ये कहते हैं। अब बजाय इसके कि वो पैसा इमरान खान साहब से बरामद करते हो, पता चला ये पैसा तो पड़ा हुआ है हुकूमत के पास ही। अब उस पैसे को ये इस्तेमाल करने जा रहे हैं, कोई दानिश यूनिवर्सिटी
और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क़याम के लिए, कुछ और तालीमी मकासद के लिए कह रहे हैं जी पैसा निकाल के हम इस्तेमाल करेंगे। अब दोनों में से एक ही बात हो सकती है ना, या तो 190 मिलियन पाउंड इमरान खान और बुशरा बीबी खा गए, या फिर उस 190 मिलियन पाउंड से ये वाली हुकूमत तालीमी काम करने जा रही है, या इदारे बनाने जा रही है, या तालीमी शोबे में लगाने जा रही है। दोनों में से एक ही बात सच हो सकती है ना। एक तरफ कहते हैं कि खा गए 190 मिलियन, दूसरी तरफ कहते हैं 190 मिलियन हम तालीम के ऊपर लगा रहे हैं। भाई या तो वो खा गए या फिर आप तालीम के ऊपर लगा रहे हैं। दोनों में से एक चीज हो सकती है, दोनों चीजें नहीं हो सकती। तो ये कौम को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन एक लेवल तक की चीजें होती हैं ना। अब बेवकूफ बनाने के लिए जो टिकटॉकर हैं उन्होंने कोशिश की जनाब अस्पताल में जाके हीरोगिरी करने की, और वहां पे जनाब मैं शुक्र करें आपको अरेस्ट नहीं करवा रही। क्यों जी, आप कैसे अरेस्ट करवा सकती हैं किसी को गैर कानूनी तौर पे? वैसे करवा तो आप सकती हैं, बेशुमार लोगों पे आपने पर्चे करवाए, आपके वालिद गिरामी ने बेशुमार, उनके दौर में हुए पर्चे, शहबाज शरीफ साहब के दौर में बेशुमार लोगों के ऊपर पर्चे हुए। तो पर्चे करवाना तो पुराना वतीरा है। अभी एक और इंकशाफ हुआ है कि किस तरह नजम सेठी साहब के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा नवाज शरीफ साहब ने खुद करवाया था। हाल ही में इंकशाफ हुआ है ना। वैसे खबर तो बहुत पुरानी है, लेकिन बार बार ये चीजें सामने आती हैं। तो ये पर्चे करवाने का बड़ा पुराना तरीकाकार है। बंदे उठवा लो, गिरफ्तार करवा लो, अगवा करवा लो। वो बेचारा ज़ईम लगारी, उसने खबर दी, उसको उठवा दिया एजेंसियों से, और ISI उसको उठाकर ले जाकर उसको सेल में डाल दिया। वो एक हफ्ता बेचारा वहां पे पड़ा रहा, 8वें दिन उसको छोड़ा और वो वापस आया, साथ ही बारिश हुई और उसकी खबर सच्ची साबित हो गई। अब उससे माफी भी कोई नहीं मांग रहा। तो ये यहां डॉक्टर साहब को हीरो बनने के चक्कर में जो दलील किया गया, उस पर डॉक्टर्स का बड़ा सख्त रद्देमल आ रहा है, और अंदर ही अंदर लावा पक रहा है। बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे मीडिया वालों से राब्ते कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि उन्हें बड़ी तकलीफ है इस बात की कि जो बिहेवियर हमारे सीनियर डॉक्टर्स के साथ रखा गया है। अब कहानी क्या है, इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है, कुछ चीजें मैं आपके सामने रखता हूं, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। एक तो ये है नाजरीन के जो डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने तनकीद की एक वीडियो बना के, कोई डॉक्टर तो बैरून मुल्क हैं तो उनको तो फर्क नहीं पड़ता, तो फेसबुक पर उन्होंने मरियम नवाज पर तनकीद की। जिला भक्कर के डॉक्टर शहरयार वल्द रफीक अहमद खान न्याजी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया जी पीका एक्ट के तहत। अच्छा, डॉक्टर साहब ने क्या कहा देखें। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मरियम नवाज साहबा को उस्तानी, और वो ये तनकीद कर रहे हैं डॉक्टरों के ऊपर कि जनाब आप क्यों जो है वो डरे रहते हैं। जब आप बात नहीं करेंगे, अपना हक नहीं मांगेंगे, तो ना आपकी इज्जत की जाएगी और ना आपको दवाइयां दी जाएंगी। आपने मरीजों को दवाइयां देनी है, गवर्नमेंट फंड्स देगी तो आप दवाइयां देंगे ना। हत्ता कि एक अजीबोगरीब बात मैं आपको और बताता हूं कि मरियम नवाज की जानिब से जो MS मेयो अस्पताल के बारे में दिए गए मुतनाज़ बयान पर जो तनाज़ा खड़ा हुआ है, वो प्रोफेसर फैसल पहले ही इदारे के माली मामलात के बायस इस्तीफा दे चुके थे कि जनाब गवर्नमेंट फंड ही नहीं दे रही, मैं कैसे अस्पताल चलाऊं। वो पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। वजीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत, ये जो लोग वहां मौजूद थे, वो इस मामले से बखूबी वाकिफ थे, आगाह थे। उनको पता था कि ये जो प्रोफेसर साहब हैं ये पहले इस्तीफा दे चुके हैं। तो मरियम नवाज साहबा ने उन्हीं के ऊपर चढ़ाई कर दी। अब वो प्रोफेसर साहब तो ऑलरेडी कह रहे हैं जनाब अस्पताल में पैसे नहीं है, आप बजट देंगे तो मैं मरीजों को दवाइयां दूंगा, फैसिलिटेट करूंगा। जब आप पैसे नहीं दे रहे, मैं अपने घर से लाके तो नहीं कर सकता। उनकी एक महदूद तनख्वाह है, वो 1 या 2 मरीजों पे खर्च कर सकते हैं, 4 पे कर सकते हैं। पैसा तो गवर्नमेंट ने देना है और MS ने खर्च करना है। वो MS पहले ही रिजाइन कर चुका था, ये भी खबर आ गई है। और हैरत की बात आपको बताता हूं कि डॉक्टर शहरयार जिन्होंने इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया, जिन्होंने कहा कि जनाब उस्तानी की तरह आपका साथ ट्रीट किया गया है, आप लोगों की हालत जो है डॉक्टर्स की वो उन पोल्ट्री मुर्गियों की तरह है कि जिनमें से किसी एक को पकड़ा जाता है, बाकी साइड पे हो जाती हैं और अपनी अपनी बारी बारी ज़िबा होने का इंतजार करती हैं। तो ये मैं डॉक्टर साहिबान को कहना चाहता हूँ, हमारे मीडिया के साथ भी यही हुआ है। मैंने 2023 में अपने मीडिया के साथियों को कहा था कि मैंने अपने हिस्से की बहुत मार खाई है, बार बार गिरफ्तार हुआ हूँ। ये 2023 की बात है, मैं अपने अगवा से पहले भी ये बात करता था, उसके बाद भी करता हूँ कि मैंने अपने हिस्से की बहुत मार खाई है। ये आपको सबको मार पड़नी है। आज भी इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होकर इस फस्तायत का मुकाबला करो। मैं हमेशा सहाफ़ियों को कहता हूं कि जुल्म और जबर के खिलाफ आप खड़े हो जाए, आज़ादी इज़हार राय का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए, एक दूसरे से इख्तलाफात ज़रूर रखिए, लेकिन इख्तलाफात के बावजूद एक दूसरे के बोलने के हक़ की निगरानी करें, यानी एक दूसरे के बोलने के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें और मिलकर करें। ये मैं उस वक्त भी सहाफ़ियों को कह रहा था, मेरी बात के ऊपर कुछ लोग हंस रहे थे, आज वो सारे लोग फंसे हुए हैं, सबके ऊपर पर्चे हो रहे हैं, सबके प्रोग्राम बंद हो रहे हैं, सब लोग बेचारे डिस्टर्ब हैं, सबको खतरात हैं, सब जो है वो किसी को जान का खतरा है, किसी को नौकरी का खतरा है, किसी को जो है वो पर्चों का खतरा है, किसी को कानूनी कार्रवाई का खतरा है, सारे के सारे बेचारे फंसे हुए हैं अब। और अगर ये उस वक्त बात समझ जाते तो अब तक शायद सहाफ़ी कुछ अचीव कर जाते इकट्ठे होकर। वकला जो है वो इकट्ठे नहीं हो पाए, उनकी हालत आप देख लें, जजेस इकट्ठे नहीं हो पाए, उनकी हालत आप देख लें, पार्लियामेंटेरियंस इकट्ठे नहीं हो सके, उनकी हालत आप देख लें। तो यही हालत ऐसा लगता है कि अब डॉक्टर्स की भी होगी, क्योंकि डॉक्टर्स भी शायद इकट्ठे नहीं हो पा रहे। लेकिन डॉक्टर्स के अंदर जो गुस्सा है, जो उनके पैगामात आ रहे हैं, जो वो बात कर रहे हैं मीडिया वालों से, उसमें बड़ी शिद्दत है।
अच्छा, एक अजीब बात मैं आपको बताता हूं, पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया ना, उसमें पुलिस ने कहा जी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पे देखा और देखने के बाद पकड़ा और पकड़ के उन्होंने पर्चा कर दिया डॉक्टर साहब पे, यानी वजीर आला के खिलाफ बात कर रहे हैं। हालांकि आईजी पंजाब ने 6 माह कबल एहलकारों को दौरान ड्यूटी सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी थी। भक्कर पुलिस के एहलकारों ने दौरान ड्यूटी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए वजीर आला पंजाब के लिए नामुनासिब अल्फाज तहरीर करने पर एक डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। मोहम्मद उमैर साहब है जर्नलिस्ट, वो ये बात बता रहे हैं कि जनाब आपने तो पाबंदी लगाई हुई थी कि ये सोशल मीडिया इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो इन्होंने ना सिर्फ सोशल मीडिया इस्तेमाल किया बल्कि पर्चे के अंदर भी लिख दिया कि जनाब ये जो सोशल मीडिया है ना, ये इस्तेमाल करते हुए हमें ये बात पता चली, लिहाजा हमने फलां डॉक्टर के ऊपर जो है वो पर्चा कर दिया है। अब नाजरीन, एक और मेयो अस्पताल से खबर है जहां पे ये चक्कर लगाती है ना मरियम नवाज साहबा, उसके बाद वहां कोई ना कोई कार्रवाई भी हो जाती है। अब ये खबर मोहम्मद उमैर साहब ने दी, वो ये बताते हैं कि मेयो अस्पताल के चेस्ट वार्ड में इंजेक्शन की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और इंजेक्शन का रिएक्शन कुछ ऐसे हुआ कि 16 मरीज मुतासिर हो गए हैं। इंजेक्शन के रिएक्शन से 38 साल नौरीन बीबी जाँ बहक हो गई हैं, जबकि एक मरीज की हालत तशवीशनाक है, उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया है। तो नाजरीन, डॉक्टर्स गुस्से में हैं और काफ़ी ज़्यादा वहाँ फ्रस्ट्रेशन है। अब हुकूमत को जो है वो मेरे ख्याल में मादरत करनी चाहिए सीनियर प्रोफेसर से और उन्हें ये कहना चाहिए कि वो अपने काम को जारी रखें और अस्पताल के अंदर जो है वो फंड्स जारी किए जाएं और ये जो डॉक्टरों पे पर्चे वर्चे देने वाला मामला ये ना किया जाए। और मेरी डॉक्टरों से भी एक गुजारिश है कि अगर आप एहतजाज करें तो प्रायोरिटी जो है वो मरीजों को ज़रूर दें। मरीजों को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप अपने तरीके से एहतजाज करें। आई डोंट नो आप लोग किस तरीके से एहतजाज करेंगे, लेकिन जैसे भी एहतजाज करें कोशिश करें कि आवाम के लिए मुश्किलात पैदा ना हो। साकिब बशीर साहब ने इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से एक बड़े अहम नुक्ते पे निशानदेही की है। साकिब बशीर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप सब उन्हें जानते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की जमानतों की अपील लाहौर हाई कोर्ट में जनवरी के पहले हफ्ते में दायर की गई थी। पूरा जनवरी निकल गया, पूरा फरवरी निकल गया और मार्च भी तकरीबन आधा होने वाला, यानी लगभग 2.5 महीने हो गए हैं। इमरान खान साहब की दायर की गई थी जमानत की दरखास्त या जमानतों की अपील लाहौर हाई कोर्ट में। आज तक 2 माह से ज्यादा हो गए हैं मगर वो फिक्स नहीं हो सकी। जमानत का केस इंतहाई अर्जेंट होता है हमेशा। इमरान खान की लीगल टीम जल्द समाअत के लिए दरखास्तें दायर कर रही है मगर दरखास्तें फिक्स नहीं हो रही, जो बहुत ही हैरानकुन है। अब ये लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है आलिया नीलम साहिबा कि वो जो अर्जेंट इमरान खान साहब की जमानतों की दरखास्तें आई हैं, अब वो 2.5 महीने हो गए। ये तो काम आमिर फारूक साहब किया करते थे और ये कोई मुनासिब काम तो नहीं है। तो लिहाजा इमरान खान साहब को भी, पाकिस्तान के वो शहरी हैं, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम हैं, ठीक है दबाव रहता है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इसके बावजूद हाई कोर्ट है और यहाँ से इंसाफ के तकादे पूरे होने चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी जाकर सबने जवाब देना है। तो मेरे ख्याल में जज साहिबा को इंसाफ देना चाहिए और इमरान खान साहब के केसेस को फिक्स करना चाहिए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे ये केसेस फिक्स नहीं किए जा रहे। नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है वो हर गुजरते दिन के साथ मुश्किलात बढ़ रही हैं। यहां मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाने लगा हूं और ये स्टेटमेंट जो है ये मोहसिन दावड़ साहब ने दिया है। मोहसिन दावड़ साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े फेवरेट थे उस वक्त जब रजीम चेंज ऑपरेशन किया जा रहा था। जनरल बाजवा ने जब इमरान खान साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा था, उस वक्त मोहसिन दावड़ साहब जो हैं वो 174 नंबर का ट्वीट करके वो सबसे आगे खड़े हुए थे। तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फौज खुद करवाती है, ये मोहसिन दावड़ साहब ने कहा। जो भी फौजी या अवाम मारे जा रहे हैं सब फौज की साजिश और मर्जी से हो रहा है। ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। इसका 10% भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी बंदे ने लगाया होता तो अब तक उसके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हो जाते, अब तक उसकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो जाता, अब तक उसकी फैमिली को अगवा कर दिया जाता, अब तक उसके रिश्तेदारों को हरासा किया जाता, उसके कारोबार और उसके घर को मसमार कर दिया जाता, तोड़ फोड़ के बाद उसको कहीं से भी पाताल से ढूंढ कर अगवा करके लापता करके गायब कर दिया जाता। मैं नहीं चाहता कि यह सब कुछ मोहसिन दावड़ साहब के साथ हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सलूक किसी और तरह का होता है। मोहसिन दावड़ साहब ने जो कहा, हो सकता है वो इस पर बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी फौज खुद करवाती है। वो ये कह रहे हैं जो भी फौजी या अवाम मारे जा रहे हैं सब फौज की साजिश और मर्जी से हो रहा है, ये मोहसिन दावड़ साहब ने कहा। देखिए इस वक्त जो बलोच रहनुमा है वो भी नाराज है, चाहे वो महमूद खान अचकजई हैं, चाहे वो अख्तर बेंगल साहब हैं या दीगर बलूचिस्तान के रहनुमा हैं, वो सब के सब नाराज हैं और परेशान हैं कि ये किस किस्म का खिलवाड़ किया जा रहा है बलूचिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, और ये एस्टेब्लिशमेंट से नाराज हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी सबकी सब एस्टेब्लिशमेंट से नाराज हैं, चाहे वो मंजूर पश्तीन के साथ बेशुमार नौजवान हो, चाहे वो बारिक बलोच के साथ खड़े हुए बलूचिस्तान के नौजवान हो, वो सारे भी नाराज हैं। और दोनों सूबों के अंदर दहशतगर्दी लगातार बढ़ती चली जा रही है
और जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जो चारों सूबों की पॉलिटिकल पार्टी है, उसको दीवार के साथ लगाया हुआ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जानबूझकर खुद। तो एस्टेब्लिशमेंट और मुख्तलिफ तबकात के दरमियान, अवाम के दरमियान तो एक खलीज पैदा हो रही है ना, एस्टेब्लिशमेंट और अवाम के बीच में खलीज पैदा हो रही है, लेकिन बहुत सारे जो तबकात हैं उनमें और एस्टेब्लिशमेंट में भी एक बड़ी वसी खलीज पैदा हो चुकी है और इस गैप को फिल करना बहुत मुश्किल है। फर्ज करें खुदा ना खास्ता कोई सानिया हो जाता है पाकिस्तान में, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई सानिया हो जाता है ना, तो ये एस्टेब्लिशमेंट फिर उसके बाद कुछ भी कर ले, जितना मर्जी जोर लगा ले, ये पाकिस्तानियों को मना ही नहीं सकेगी। ये अगले 50 साल तक पाकिस्तानियों के अताब का शिकार रहेंगे। पाकिस्तानी फिर कभी नहीं मानेंगे, वो हमेशा नाराज रहेंगे, वो हमेशा इन्हें बुरा भला कहते रहेंगे, वो हमेशा इन्हें निशाना बनाते रहेंगे, वो हमेशा इनको नफरत की नजर से देखते रहेंगे, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा सानिया हो गया जिसके बारे में लोग खदशात का इजहार भी करते हैं। ये सोशल मीडिया का और अवेयरनेस का दौर है। इमरान खान साहब की जो हजारों सैकड़ों घंटे की इमरान खान साहब की वीडियोस मौजूद हैं, उनमें वो सारी बातें कह चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई गुंजाइश बाकी रहेगी, लिहाजा इससे पहले कि देर हो जाए, एस्टेब्लिशमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट ने खुद ही कहा पहले, और लड़ाई लड़ी सबसे पहले एएनपी और एमक्यूएम से, साबित किया कि ये दहशतगर्द हैं, ये मुल्क के दुश्मन हैं। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ लड़ाई लड़ी, फिर पीएमएलएन के साथ लड़ाई लड़ी। जब अवाम इन सारों के खिलाफ हो गई तो इन सबको इकट्ठा करके एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ मिल गई, और अब वो पीटीआई के साथ लड़ना चाह रही है, लेकिन अवाम पीटीआई के साथ खड़ी हो गई। अजीबोगरीब खेल हुआ। एस्टेब्लिशमेंट को लगता था कि वो जब भी जिसको मारेंगे अवाम उनके साथ खड़ी हो जाएगी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब की कोशिश में बरकत डाल दी। अल्लाह ताला ने उन तमाम लोगों की कोशिश में बरकत डाल दी जिन्होंने कुर्बानियां दी, मारें खाई, जेलें बर्दाश्त की, सऊबतें बर्दाश्त की, जिन्हें अगवा किया गया, जिनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत की गई, जिनके चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हार नहीं मानी, वो अभी भी अपनी एहतजाजी तहरीक को डिज़ाइन कर रहे हैं। हालांकि देखिए, इमरान खान साहब को बाहर कैसे निकालना है, इसके लिए कोई डिज़ाइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है, कोई कंक्रीट मनसूबा फिलहाल नहीं है। मामला यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को अपना दुश्मन समझ लिया है और इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी डील के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में तो एक लॉक लग गया है। अब तो सड़कों पे फैसला हो सकता है, अवामी दबाव इतना बढ़ जाए कि इमरान खान साहब को छोड़ना पड़ जाए एस्टेब्लिशमेंट को, यही एक तरीका है। बाकी उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या करें और कैसे छोड़ें। तहरीक इंसाफ तय कर रही है कि हमने एहतजाज किस तरह का करना है, जलूस करने, जलसे करने, रैलियां निकालनी है या एक लॉन्ग मार्च करना है। और जो अब तक मेरे पास इत्तला है उसके मुताबिक यह है कि पहले जलसे जुलूस किए जाएंगे, कुछ रैलियां निकाली जाएंगी, सेमिनार्स किए जाएंगे, प्रोग्राम्स करवाए जाएंगे, और उसके बाद फाइनली लॉन्ग मार्च पे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आना पड़ेगा। 10 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा प्रोग्राम करेगी, जिस दिन इमरान खान साहब की हुकूमत बनाकर बिलावल ने कहा था कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, और उस दिन से पाकिस्तान की तबाही शुरू हुई थी। तो उस तारीख को जब पाकिस्तान की अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराया गया था और ऐसे लोगों को लाकर बिठाया गया था जिनकी शक्लों को अवाम ने मुस्तरद किया था, तो उस तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े प्रोग्राम्स करने का इरादा रखती है पाकिस्तान में। अब देखते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरह होते हैं। नाज़रीन, जाते जाते एक खबर आपको और देता हूं, और ये बड़ी अफसोसनाक और अजीबोगरीब खबर है। खबर यह है नाज़रीन कि पाकिस्तान मेज़बान था चैंपियंस ट्रॉफी का, और पाकिस्तान फाइनल के अंदर मौजूद ही नहीं था। यानी क्रिकेट टीम तो नहीं खेली, जो हम मेज़बान थे, कम से कम ट्रॉफी देते हुए तो हमें वहाँ मौजूद होना चाहिए था ना, पीसीबी को वहाँ पे होना चाहिए था। तो शुएब अख्तर साहब ने सवाल उठाया कि कहाँ थे सारे, कोई भी नहीं आया। हम मेज़बान थे चैंपियंस ट्रॉफी के, और ट्रॉफी का जो इवेंट खत्म हुआ, भारत ने उसको जीत लिया, भारत को बहुत मुबारकबाद, पाकिस्तान वहाँ पे मौजूद ही नहीं था। ये कितनी बड़ी नाअहली और नकम्मापन है, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई है। और एक वाकया नाज़रीन इंतहाई अफसोसनाक इस्लामाबाद में हुआ, उसकी वीडियो अब सामने आई है। लोग कहते हैं वाकया थोड़े दिन पहले का है कि खवातीन को कुछ मर्द हजरात जो हैं वो मार रहे हैं, कुछ गुंडे जो हैं वो खवातीन के बाल पकड़ के उनको घसीट रहे हैं, सड़क के ऊपर मार रहे हैं। मैंने ये मनाजिर देखे हैं पहले, पुलिस इसी तरह घसीटती रही खवातीन को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के ऊपर इस तरह का जुल्म और बर्बरियत बार बार की गई है, उसके कुछ के विजुअल्स भी मौजूद हैं। लेकिन क्या ये रियासत से सीखा इन गुंडों ने, और ये ऐसे खवातीन को सड़कों के ऊपर लटा के मारेंगे और घसीटेंगे? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। यानी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं वहाँ क्यों नहीं था। मैं ताकत से रोकने की कोशिश करता है इन लोगों को, और जो लोग वहाँ मौजूद थे उनको भी इनको रोकना चाहिए था। अब आईजी इस्लामाबाद का इम्तिहान है कि वो कितनी जल्दी ऐसे बदमाशों को पकड़ के कैफरे किरदार तक पहुंचाते हैं। वैसे उस वक्त जब ये खबर चल रही थी तो दूसरी तरफ किसी ने एक तस्वीर लगाई हुई थी कि आईजी इस्लामाबाद सब्जियों के निरख चेक कर रहा है बाजार के अंदर, वो चेक कर रहा है सब्जियों के रेट ठीक है या नहीं। और दूसरी तरफ ये देखें इस्लामाबाद में क्या हो रहा है।